हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस चैप्टर से दोस्तों एग्जाम में ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए गए हैं। ठीक है, तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इसके पहले हम पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर का अपलोड कर दिए हैं। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये 5वां चौथा चैप्टर रह जा रहा है, उसको हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू होता है। ठीक है, बताना है किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है। तो दोस्तों ये कैल्शियम, ठीक है, कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक, यानी Ca तक लागू होता है। कहाँ तक होता है? C यानी कैल्शियम तक। अब देखिए दोस्तों, अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम किसने दिया था दोस्तों? न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। और न्यूलैंड ने जब अष्टक नियम दिया था तो इसके समय जो तत्वों की संख्या ज्ञात थी वो कितनी थी? 56 थी। कितनी थी? 56। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में, ठीक है, कि पहले और अंतिम तत्व कौन था। तो दोस्तों जो पहला तत्व था वो हाइड्रोजन था, जिसका परमाणु क्रमांक कितना था? 1 था। और अंतिम तत्व कौन था? 56 यानी थोरियम था। कौन था? थोरियम था, जिसका परमाणु क्रमांक कितना था? 56 था। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन हो गया। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। इसका पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व क्या था? थोरियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना था? 56 था। ठीक है, तो ये अष्टक नियम से इतने ही क्वेश्चन न्यूलैंड से पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों। इसमें देखिए, अब जब आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा, इसमें देखिए 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें जैसे कहा है मेंडलीव आवर्त नियम, तो मेंडलीव का आवर्त नियम में परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखा था। किसको रखा था? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। लेकिन यहीं पर अगर आधुनिक आवर्त सारणी कह देगा, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जब कह देगा तो ये परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में रखा था। ठीक है, अगर ये कह दिया होता कि आधुनिक आवर्त सारणी तो क्या हो जाएगा? ये परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में रखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा, इसलिए क्या हो जाएगा? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। देखिए, ये जो मोजले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी को, किसने दिया था? मोजले ने दिया था। इसी ने सिर्फ, ठीक है, मोजले ने ही परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में रखा था। इसके पहले जो हमारे डोबेराइनर थे या न्यूलैंड थे या मेंडलीव थे, ये सब परमाणु भार को ही बढ़ते क्रम में रखे थे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीव आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्न में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला था? तो दोस्तों ये मिला था जर्मेनियम को। किसको मिला था? जर्मेनियम को। ठीक है, किसको मिला था? जर्मेनियम को। तो दोस्तों इसको बोलते हैं एका सिलिकॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एका सिलिकॉन। इसका नाम दिया गया था एका सिलिकॉन। ठीक है, तो एका सिलिकॉन था। इसको जब बाद में ज्ञात हुआ तो इसका नाम क्या दिया गया? जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन के नीचे क्या आता है? जर्मेनियम। ठीक है, क्या आता है? तो उसका नाम दिया गया था एका सिलिकॉन, बाद में उसका नाम दिया गया ये जर्मेनियम। ठीक है, तो छोड़ा गया तो उसमें 3 तत्व थे। ठीक है, कितने तत्व थे? 3। एक तो जर्मेनियम हो गया, एक गैलियम था। क्या था? एक गैलियम था और तीसरा सीजियम था। देखिए, एक जर्मेनियम हो जाएगा, एक गैलियम हो जाएगा और एक सीजियम हो जाएगा। ठीक है, यही 3 तत्व छोड़े गए थे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना इसमें कौन सा गलत है। इसमें देखिए इसके ऑप्शन इस तरह दिए गए हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर उनके घटते हुए परमाणु क्रम, घटते नहीं बढ़ते हुए परमाणु क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया गया। वे बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक थे, परमाणु भार नहीं थे, इसलिए भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आवर्त सारणी में समस्थानिकों के संलग्न समूहों में रखा गया था। ये भी क्या है? गलत है। ठीक है,
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था। यही क्या है, सही है। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक को ही बढ़ते क्रम में रखा गया था। तो पूछा है कि कौन सा गलत था, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्या है, गलत है। दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी था उस समय जो तत्वों की संख्या ज्ञात थी वो थी 63। ठीक है, कितनी थी, 63। और न्यूलैंड के समय कितने तत्व ज्ञात थे, 56 तत्व। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। ठीक है, तो कह रहे इसमें 8 क्षैतिज पंक्तियां हैं। तो भाई क्षैतिज पंक्तियां 18 नहीं थी, ठीक है, सॉरी 18 है। इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां थी। तो क्षैतिज पंक्तियां कितनी थी, 7 थी। कह रहे इसमें 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम कितने थे, 18 थे। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिसे समूह कहते हैं। ठीक है, यही क्या है, सही है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें क्या कहते हैं, समूह। क्या है, सही है। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें समूह कहा जाता है। तो 7 क्षैतिज पंक्तियां थी लेकिन उसको समूह नहीं क्या कहा जाता, आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवर्त। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, जो दोस्तों क्षैतिज पंक्तियां थी उसको, क्षैतिज पंक्तियां थी वो 7 थी, इसको आवर्त कहा जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर कॉलम थे उन्हें हम समूह कहते हैं। और कितने थे, 18 थे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए तत्वों ए बी सी डी तथा ई परमाणु क्रमांक इनके दिए गए हैं 2, 3, 7, 10 तथा 30 में समान आवर्त से संबंधित बताना है कि कौन एक ही आवर्त में आएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये परमाणु क्रमांक 2 है। परमाणु क्रमांक 2 को क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीलियम। और 2 को क्या बोलते हैं, लिथियम बोलते हैं। इस 7 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। और इसको 10 को क्या बोलते हैं, नियान बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नियान। तो दोस्तों ये देखिए लिथियम और ये नाइट्रोजन और नियान। ठीक है, आप इसको, ये 18वां समूह में आता है दोस्तों, आपको याद होगा हीलियम, नियान, आर्गन। तो इस 18वें समूह में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो लिथियम होता है और ये नाइट्रोजन होता है और नियान, ये समूह ये आवर्त नंबर 2 में आते हैं। किस में आते हैं, आवर्त नंबर 2। यानी ये तीनों क्या हैं, एक ही आवर्त में आएंगे। 3, 7, 10 यानी बी सी डी। ठीक है, बी सी डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। दोस्तों ये आवर्त दूसरे में आते हैं। किस में आते हैं, दूसरे में। देखिए लिथियम आपका यहाँ आएगा। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आएगा बेरिलियम आ जाता है। फिर क्या आ जाता है, बोरान आ जाता है। फिर कार्बन आ जाता है। फिर नाइट्रोजन आ जाता है। फिर आपका ऑक्सीजन आ जाता है। फिर फ्लोरीन आ जाता है। फिर आपका नियान आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिथियम, यहाँ पर फिर से समझा रहे हैं दोस्तों। देखिए जो आवर्त नंबर 2 में है उसका पहला जो तत्व होता है वो क्या होता है, ए, लिथियम हो जाएगा। लिथियम के बाद आपका ये बेरिलियम हो जाएगा। फिर बोरान हो जाएगा। फिर कार्बन हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर फ्लोरीन हो जाएगा। फिर नियान हो जाएगा। ठीक है, तो अब यह देखिए यहाँ पर दिया है कि 3 वाला, सॉरी ये 2 वाला क्या होगा, ये सॉरी 3 वाला लिथियम हो जाएगा। 3 वाला, एक तो लिथियम हो जाएगा और साथ एक नाइट्रोजन हो जाएगा और 10 वाला नियान हो जाएगा। यही तीनों आपके एक आवर्त में पढ़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों आप जब समझ के पूरा लगाएंगे तब एग्जाम में आप लगा पाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कह रहा है तत्व ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्वों के कौन सा युग्म समान समूह में है। ठीक है, इसमें बताना समान समूह। समूह मतलब ऊपर से नीचे क्या होना चाहिए, एक ही समूह में होना चाहिए। आवर्त नहीं पूछा, ऊपर वाले में आवर्त पूछा था। तो देखिए दोस्तों, अब आपको इसके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे आपका 9 है, 9 किसका होता है दोस्तों, ये फ्लोरीन का होता है। किसका होता है, फ्लोरीन का। 11 किसका होता है, सोडियम का होता है। ये किसका होता है, क्लोरीन का होता है। 17, 12 मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, 12 मैग्नीशियम का होता है और ये एल्युमिनियम का होता है। तो दोस्तों जो आप इस समूह नंबर 17 देखेंगे तो उसमें क्या होता है, पहला तत्व फ्लोरीन होता है, दूसरा क्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन आपको याद होना चाहिए। फिर कल बाहर INT ऐसे करके याद किया जाता है तो याद होना चाहिए। तो फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही समूह में आता है, यानी ये 9 वाला और ये 17 वाला। ठीक है, एक ही
समूह में आएंगे, यानी ए और सी, इसको ए बोलेंगे इसको सी, तो ए और सी कहाँ पे है, सी वाला। ठीक है, फ्लोरीन करोन क्या आएंगे, एक ही समूह में आएंगे, बाकी कोई एक समूह में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं। तो दोस्तों इसका देखिए बाह्यतम कोश पूरा भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, तो अगर किसी का बाह्यतम कोश पूरा भरा होता है तो किस समूह में आता है, 18 वाले में आता है। किस में आता है, 18 वाले में आता है। वैसे भी आप जोड़ेंगे 8 2 10 हो जाएगा, और एक किसका होता है, नियॉन का होता है, तो नियॉन इस समूह नंबर 18 में पाया जाता है। दोस्तों अब समूह नंबर 18 के बारे में देख लीजिए। समूह नंबर 18 में उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं, लेकिन इसमें हीलियम को छोड़ के ठीक है। और इसको जीरो समूह भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जीरो समूह भी कहा जाता है। इसी को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को 18वें समूह को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। इसी को नोबेल गैस भी कहा जाता है। इसी को नोबेल भी गैस कहा जाता है। ठीक है, इसी को नोबेल गैस भी कहा जाता है। यानी 18वें समूह को जीरो समूह भी कहा जाता है, अक्रिय समूह भी कहा जाता है, नोबेल समूह भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक अवयव है, संबंधित है, बताना है सभी कार्बनिक यौगिकों में। ठीक है, तो सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कार्बन आएगा। अब आपको बताना है कि कार्बन कहाँ पे होगा दोस्तों। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि किस में आएगा। अब यहाँ पर आपको जब दूसरा आवर्त याद होगा तो आपको पता होगा कि पहले क्या आता है, लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर यहाँ 13 से शुरू होता है। 13 से हमारा पी ब्लॉक शुरू होता है। क्या शुरू होता है, पी ब्लॉक। और 13 वाले में पहले आता है दोस्तों ये बोरान आता है। क्या आता है, बोरान। उसके बाद कार्बन। ये कार्बन के साथ किस में आता है, 14 वाले समूह में आता है। किस में आता है, 14 समूह में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोरान, कार्बन, फिर क्या आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 15 वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कार्बन पूछा है तो कौन सा समूह हो जाएगा, 14 वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है आवर्त 2 के लिए। तो आवर्त 2 में दोस्तों आपको लिथियम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, इसका 4 होता है। आगे भी देख सकते हैं आप, जैसे बोरान हो जाएगा तो इसको देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना हो, 2 1 होगा, ये कितना होगा, 2 2 होगा। अब जैसे इसका कितना होता है, 5 होता है, तो इसको करेंगे 2 और 3 होगा। तो इसमें 2 ही कोष बन पाते हैं। तो पहले वाले को के बोलते हैं, दूसरे वाले को एल बोलते हैं। ठीक है, के एल एम एन होता है ना, तो के एल यहाँ भी क्या होगा, के एल होगा, यहाँ भी क्या होगा, के एल होगा। तो इसमें पूछा था ये कोष बाह्यतम है, तो कौन सा बाह्यतम कोष होगा, इसका एल वाला बाह्यतम कोष होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। बताना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिकतम रखता है। तो इसके लिए आपको इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करके देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसे सोडियम का कितना होगा, 11 होगा, तो 11 का कितना होगा, 2 8 और 1 होगा। ठीक है, एल्युमिनियम का 13 होता है तो 2 8 और कितना होगा, 3 हो जाएगा। ये सिलिकॉन का कितना होता है दोस्तों, सिलिकॉन का हमारा 14 होता है, तो 2 8 10 हो जाएगा और 4 14 हो जाएगा। अब फास्फोरस का 15 होता है, 2 8 2 10 और 5 15। तो कह रहा संयोजी अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में होगा, तो इसी में तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन हो रहा 5 है। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 है। तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। किस में हो जाएंगे, ये फास्फोरस में। इसमें देखिए 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी वाला, यानी फास्फोरस में अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन की परमाणविक त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, कहाँ से, बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है,
यानी इधर से हम जब इधर जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं, यानी परमाणु साइज क्या होता है, घटती है, इसलिए त्रिज्या भी क्या होती है, घटती है। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, कहाँ आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है, बढ़ती है, क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो अब जब इधर आप जाएंगे, ठीक है, तो जब इधर आएंगे तो हमारी जो परमाणु त्रिज्या क्या होंगी, घटेंगी। तो आपको बताना है कि इसमें परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम, आपको बढ़ता हुआ है, यानी जो इधर साइड होंगी, ठीक है, बाएं साइड होंगी, क्या होंगी, बड़ी होंगी, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम बताना, बढ़ता हुआ क्रम बताना। तो सबसे बड़ा इधर वाले होंगे, ठीक है, जो हमारे बाएं साइड में होंगे, और सबसे छोटा कहाँ होंगे, जो हमारे दाएं साइड में होंगे। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको इतना बातें पता होना चाहिए। तो इसमें तो पूछा है बढ़ता हुआ सही क्रम, बढ़ता हुआ सही क्रम, तो जो शुरू वाले होंगे वो सबसे बड़े होंगे। तो शुरू में इसमें देखिए कौन सा होगा भाई, शुरू में इसमें कौन सा आएगा भाई, अब इसमें आपका लास्ट में, अच्छा देखिए इसका ऐसे भी हो सकता है, ऑप्शन से फ्लोरीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। देखिए आपको ऐसे पूरा बता दे रहे हैं, लिथियम होगा, उसके बाद बेरिलियम हो जाएगा, फिर बोरान होगा, ठीक है, बोरान के बाद कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और उसके बाद फ्लोरीन हो जाएगा, और ये नियॉन हो जाएगा। यही तो दूसरे में आएंगे। अब बढ़ता हुआ क्रम, यानी इधर वाला क्या होंगे, सबसे बड़े होंगे, इधर वाले सबसे बड़े होंगे, इधर वाले सबसे छोटे होंगे। अब ओ एफ एन में देखना है, किस में देखना है, ओ एफ एन में, इसी तीनों में देखना है ना। तो बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, फ्लोरीन होगा, कौन होगा, सबसे छोटा फ्लोरीन होगा, फिर कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा। भाई इधर इधर जाएंगे तभी ना बढ़ेगा। तो एफ ओ एन कौन सा ऑप्शन में सही है, डी वाले में है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुविक त्रिज्या सर्वाधिक है, ठीक है, आपको बताना है कि परमाणुविक त्रिज्या सबसे अधिक है। दोस्तों अभी बताए हैं कि जब बाएं से दाएं जाते हैं तब भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है, और जब बाएं से हम दाएं जाते हैं तो परमाणुविक त्रिज्या घटता है, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो बढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम दिया है, ठीक है। तो अब आपको ये पहला याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, लिथियम, लिथियम के बाद क्या आता है, सोडियम, क्या आता है, सोडियम, और सोडियम के बाद क्या आता है, पोटेशियम। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ बेरिलियम हो जाएगा, यहाँ मैग्नीशियम हो जाएगा। पूरा डिटेल में आप समझा दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम के बाद क्या आ जाएगा, कैल्शियम। अच्छा देखिए जब आप इधर साइड चलेंगे तो हमारी परमाणुविक त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, क्या होगी, परमाणुविक त्रिज्या घटेगी। अब देखिए हमारा जो इसमें सोडियम को हमको चेक करना है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये चारों हमको क्या करना है, चेक करना है। अब देखिए अगर हम इधर वाले में जाते हैं, इधर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा परमाणु त्रिज्या घटती है। अगर सोडियम और मैग्नीशियम में देखा जाए तो किसका ज़्यादा होगा, सोडियम का ज़्यादा होगा। भाई मैग्नीशियम का इधर जाने पर घटेगा तो इसमें सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए आवर्त में अगर देख लीजिए सोडियम, अब इसमें देखिए हम समूह में जब देखेंगे तो वो अभी क्या होता है, नीचे जाने पे घटते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम में किसका ज़्यादा होगा, सोडियम का, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम देख लिए किसका ज़्यादा आ रहा है, सोडियम का रहा, किसका आ रहा है, सोडियम का। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। बताना है कि कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो ये पोटेशियम खो देता है, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कितना होगा, 2, 8, 8 और 1, ठीक है, 8। तो इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन है, अब उसमें खो देना पूछा, तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खो देता। ध्यान रखना ये नहीं का बहुत वैल्यू है। जैसे सोडियम का कितना होगा, 11 होगा, तो कितना होगा, 2, 8 और 1 होगा। फ्लोरीन का 9 होता है, 2 और 7 हो जाएगा। मैग्नीशियम का 12 होता तो 2, 8, 10, 2, 12। एल्युमिनियम का 13 होगा तो कितना, 2, 8, 10 और 3। कह रहा आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा, तो भाई 1 नहीं खो देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन खोएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन खोएगा। लेकिन जब आप फ्लोरीन वाले को देखेंगे तो ये कहाँ इलेक्ट्रॉन खोएगा, इसको तो अष्टक नियम पूरा करने की 1 इलेक्ट्रॉन की
आवश्यकता होगी। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा यानी ये इलेक्ट्रॉन को खोएगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, न कि एक इलेक्ट्रॉन को खोएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। कौन नहीं खोएगा? फ्लोरीन नहीं खोता है। और दोस्तों फ्लोरीन से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ऋणात्मक बंध, ये बोला जाता है इसको ऋण विद्युतीय तत्व। ठीक है, क्या बोला जाता है? ऋण विद्युतीय तत्व कौन होता है? तो ये होता है फ्लोरीन ही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के लक्षण है? तो समस्थानिक उनको कहा जाता है दोस्तों जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक तीनों के क्या होंगे? सेम होंगे और परमाणु भार क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसको प्रोटियम बोला जाता है, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम बोला जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या रहे? समान रहे और परमाणु भार क्या रहे? अलग अलग रहे। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। तो कह रहा एक तत्व के समस्थानिकों में परमाणु भार समान होते हैं। परमाणु भार नहीं समान होते दोस्तों, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है, कह रहा एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते हैं। तो दोस्तों भौतिक गुण नहीं, अगर परमाणु क्रमांक समान रहेगा तो उसके रासायनिक गुण समान होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कौन कौन सही है? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा कहाँ पे दिया है? डी पे। दूसरा और चौथा कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों के उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आपको धात्विक गुणों का वाला याद होना चाहिए प्रॉपर्टी। तो देखिए अभी समझ लीजिए, जब बाएं से दाएं जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? दाएं, तो धात्विक गुण क्या होती है? घटती है। क्या होती है? ये घटती है। क्या होती है? घटती है। और जब ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो क्या होती है? बढ़ती है। तो बाएं से दाएं जाने पे क्या होती है? घटती है। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। इसको जब याद रखेंगे तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये क्वेश्चन लग पाएगा। अब इसमें देखिए कह रहा है उनकी धात्विक गुणों को घटते हुए क्रम में, यानी जो लास्ट में होगा, ठीक है, जो लास्ट में होगा उसकी धात्विक गुण क्या होगी? कम होगी। भाई घटते हुए क्रम में लिखना है ना, तो जो लास्ट में होगा उसी का क्या होगा? धात्विक गुण कम हो जाएगा। अब इसमें लास्ट में देखिए कौन आएगा दोस्तों? ये क्लोरीन आएगा। कौन सा आएगा? क्लोरीन आएगा। सिंपल सी बात है, लास्ट में कौन आएगा? क्लोरीन, क्योंकि ये 17वां ग्रुप में क्या होता है? फ्लोरीन और क्लोरीन होता है। ठीक है, तो जिसके लास्ट में क्लोरीन आएगा वहीं क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। आप इसको ऐसे देखिए, सोडियम ये तीसरे आवर्त के तत्व हैं। ठीक है, सोडियम जो है, सोडियम हो गया। ठीक है, सोडियम के बाद अब देखिए सोडियम के बाद क्या आएगा? इसमें मैग्नीशियम आएगा। ठीक है, क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम के बाद कितना आएगा? एल्युमिनियम आएगा। एल्युमिनियम के बाद आपका सिलिकॉन आ जाएगा। सिलिकॉन के बाद ये देखिए 14 हो गया। 14 के बाद बचा कौन? 5। ये सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, बस यहीं देखिए 1 2 3 4, इसमें तो 5 तत्व हैं। कौन कौन दिए भाई? अच्छा क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन आएंगे। क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो इधर जाने पर क्या होता है? घटता हुआ है। ठीक है, इधर जाने पर घटता है। तो लास्ट में कौन आएगा? क्लोरीन आ जाएगा। लास्ट में कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उनके आधात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, अब दोस्तों जैसे उसमें था कि धात्विक गुण इधर जाने पर, देखिए धात्विक गुण था बाएं से दाएं जाने पर घटती है, लेकिन अधात्विक गुण, ध्यान रखना, अधात्विक गुण ये होता है बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, बाएं से दाएं मतलब समझ रहे हैं ना, इधर से इधर जाने पर। बाएं से दाएं जाने पर ये क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। उसमें क्या था? घटती। धात्विक पूछेगा तो घटती है, अधात्विक पूछेगा तो बढ़ती है। उसी तरह ऊपर से नीचे जाने पर अब क्या हो जाएगा? ये घटती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? घटती है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब इसने पूछा अधात्विक गुण को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। किस में लिखना है?
बढ़ते हुए क्रम में, यानी लास्ट में सबसे बड़ा हो जाएगा। तो जो लास्ट में सबसे आएगा, ठीक है, वही क्या होगा इसका, देखिए इसमें लास्ट में कौन आएगा, इसमें फ्लोरीन आएगा, लास्ट में क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, ठीक है। तो फ्लोरीन की अधात्विक गुण क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो कौन से ऑप्शन में लास्ट में है, ए वाला, ठीक है। अब देखिए दूसरे आवर्त के तत्व जैसे आपका हो गया लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम आता है, फिर बोरान आता, बोरान नहीं दिया, फिर बोरान के बाद हम कार्बन आएगा, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हमारा आ जाएगा ये फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। तो हम इधर से इधर जाएंगे, ठीक है, इधर से इधर हम जब जाएंगे तो इधर अधात्विक गुण क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक का एल्युमिनियम, ठीक है, एक का अल्मोनियम को किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। तो एक का अल्मोनियम दोस्तों ये इस प्रकार का E2O3 बनाता है। देखिए इसका ये होता बनता है Al2O3, Al2O3 बनाता है, क्या बनाता है, एक एल्युमिनियम Al2O3 बनाता है। तो यहाँ एल्युमिनियम की जगह क्या दिया, E2 दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, E2O3। पूछता है दोस्तों कौन सा इसमें जो यौगिक दिया है उभयधर्मी है। तो ये होता है Al2O3 जो होता है उभयधर्मी होता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। अगला क्वेश्चन है, तीन तत्व बोरान, सिलिकॉन, गैलियम, ये क्या है। तो दोस्तों आप आवर्त सारणी जब देखेंगे तो यहाँ पर बोरान जहाँ से शुरू होता है, बोरान के बाद ये आपको ऐसे लाइन मिलेगा, ऐसे, इसको जिग जैग लाइन बोला जाता है, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। ये रेखाएं इधर की जो इधर जो होता है जिग जैग यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं कि इधर ही धातु होता है और इधर क्या होता है, अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, ये अधातु होता है। तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं यानी जिग जैग रेखा क्या करता है, धातु को अधातु से अलग करता है। और जो इधर वाले बीच वाले तत्व होते हैं इसे उपधातु होता है। क्या होता है, ये उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु। तो इसमें क्या आते हैं, बेरिल, ए बोरान आता है, क्या आ जाता है, बोरान आ जाता है, फिर ये सिलिकॉन आ जाता है इसको, फिर गैलियम आ जाता है। तो बोरान, सिलिकॉन, गैलियम एक ऐसे धातुएं होती है, उपधातुएं होती है। कैसे धातुएं होती हैं, ये उपधातुएं होती हैं। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में ये आ रहा होगा। दोस्तों अगर ये आपको समझ में आ जा रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये कैसे तत्व होंगे, उपधातु होंगे। दोस्तों उपधातुओं की संख्या कितनी आपको कमेंट करके बताना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो धातु होते हैं उनकी जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड ये क्षारीय नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड होते हैं, कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, ये अम्लीय होते हैं, ठीक है। अब पूछा है अम्लीय ऑक्साइड, तो भाई अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाएगा, जो अधातु होगा। क्या होगा, जो अधातु। अब इसमें चेक कर लीजिए कौन सा अधातु है। तो देखिए 7 किसका होता है, 7 परमाणु क्रमांक ये नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन आवर्त सारणी के दाएं साइड में होता है, यानी ये नाइट्रोजन क्या होता है, अधातु होता है। तो कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सबका हम देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक 3 लिथियम का होता है, लिथियम आप एक धातु होता है। मैग्नीशियम दूसरे वाले में आता है, 12 मैग्नीशियम होता है, ये भी क्या होता है, धातु होता है। 19 से क्या होता है, पोटेशियम का होता है, ये भी क्या होता है, धातु। ये तीनों धातु हैं और ये क्या अधातु हैं। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों, ये अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सहसंयोजक हैलाइड है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। दोस्तों परमाणु क्रमांक 14 किसका होता है, ये सिलिकॉन का होता है। किसका होता है, सिलिकॉन का। अभी समझाएं दोस्तों, ये बोरान होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बोरान होता है, ये सिलिकॉन होता है, ये जर्मेनियम होता है। तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो अलग करता है, तो किस में पढ़ते हैं, ये उपधातु में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, उपधातु में पढ़ते हैं। तो सिलिकॉन का जो क्या हो जाएगा, ये उपधातु होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 22 के बाद 23। अब देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों।
कहा है एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। ठीक है, एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। तो नाभिक से, यहाँ पर ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक से बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, परमाणुवीय त्रिज्या। जैसे देखिए नाभिक है, इसके बाह्य कोश यही हुआ, देखिए बाह्य कोश में यहाँ पर कहाँ इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, इसकी परमाणुवीय त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन इस वाले में देखिए यहीं से यहाँ तक एरो बनाया है, इसलिए क्या होगी, परमाणु त्रिज्या का जो प्रदर्शन क्या है, गलत है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाह्य कोश में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे, यानी यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दिया, यानी परमाणुवीय त्रिज्या का जो प्रदर्शन है वो क्या है, सही है। तो जहाँ देखिए नाभिक से बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसके वहाँ तक यही दूरी को क्या बोलते हैं, परमाणुवीय त्रिज्या, यानी ये क्या है, दूसरा वाला सही है। आइए देखते हैं इसका अगला क्या दिया है। एक मिनट दोस्तों, अब देखिए इसका है कि यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए बाह्यतम कोश यानी लास्ट वाले में दिया है, यानी एम तक दिया है, तो इसके नाभिक, ये नाभिक से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, परमाणुवीय त्रिज्या, यानी ये भी क्या है, सही है। अब इसमें देखिए भाई यहाँ पर यहाँ तक, यानी एल में क्या है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी परमाणुवीय त्रिज्या कहेगी, लेकिन ये आर यहीं तक दिए, इसलिए भी क्या है, गलत है। यानी दूसरा वाला सही था और तीसरा वाला सही है। दूसरा और तीसरा कहाँ पे दोस्तों, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। दोस्तों ऐसे समझ लीजिए फिर से कि नाभिक से उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है। ठीक है, अभी बताएं दोस्तों, परमाणुवीय त्रिज्या दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो इसमें पूछा क्या नहीं बढ़ता है, यानी नहीं बढ़ता एक समान रहता है, धात्विक लक्षण भी परिवर्तित होता है और कोषों की संख्या भी परिवर्तित होती है, इस संयोजकता नहीं बदलता, ऊपर से नीचे जाने पर इसकी संयोजकता नहीं बदलता है। आपको दिखाते हैं कैसे नहीं बदल, जैसे आप देखिए दोस्तों, ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के बाद एक का लिथियम हो जाएगा, लिथियम के बाद सोडियम हो जाएगा, सोडियम के बाद पोटेशियम हो जाएगा, हेलिना निकीरब से फरियाद, इसको याद कर सकते हैं आप। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा, लिथियम का 3 होगा तो कितना होगा, 2 और 1 हो जाएगा, सोडियम का 11 होता है, 2 8 और 1 हो जाएगा, पोटेशियम का 19 होता है, 2 8 8 और 1 हो जाएगा। तो इसकी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, और यहीं इसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या नहीं परिवर्तित होता है, संयोजकता नहीं परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित नहीं होता, संयोजकता। लेकिन दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। लेकिन अगर बाएं से दाएं पूछ ले संयोजकता क्या होती है, तो पहले दोस्तों संयोजकता इसकी बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है एक, ठीक है, बाद में फिर क्या होती है, घटती है, बाद में फिर क्या होती है, घटती है। पहले संयोजकता बढ़ती है, बाद में घटती है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, कहाँ से पूछ रहा, बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु आकार क्या होता है। तो ऊपर हम बताएं दोस्तों, परमाणु आकार क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। दोस्तों अब ये परमाणु की जो आवर्त सारणी की एक गुण होता है, ठीक है, इसको हम बहुत जल्द आवर्त सारणी से पूरा जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको बोर्ड पे समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों को बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, धात्विक गुणों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी घटेगी, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, बढ़ेगी। तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए आपको पता होना चाहिए बेरिलियम,
के बाद क्या आता, मैग्नीशियम आता, फिर कैल्शियम। आपको याद होना चाहिए, बीटा मांगे कार सिदार बाजा रेडियो आप क्रिंग याद किए होंगे। तो ऊपर से जब नीचे आते, ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारी धात्विक गुण क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। इस तरह दोस्तों एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पलर थे उसको हम सॉल्व करा दिए। हाँ दोस्तों, बहुत जल्द हम आवर्त सारणी को कैसे याद किया जाता है उस पर एक वीडियो लेके आने वाले हैं, और आवर्त सारणी से किस तरह कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हम शामिल करेंगे प्रॉपर्टी यानी गुण। आवर्त सारणी के क्या गुण होते हैं, यानी परमाणु त्रिज्या कब बढ़ती है कब घटती है, किधर से जाने पर, संयोजकता, आयनन भी, वो सब डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत जल्दी उस वीडियो पे हम आने वाले हैं। यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।